नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के बड़े अपडेट से। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां ओबीसी आरक्षण एमपी में बन सकता है चुनावी मुद्दा। कमलनाथ सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी है। 14 से बढ़ाकर 27% जो है आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो आरक्षण की सीमा यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। सारी सरकारी भर्ती प्रक्रिया जो है रुकी हुई थी। बीजेपी ने निकाय चुनाव में 30% आरक्षण की घोषणा कर दी थी। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कमलनाथ की सरकार में 27% यहाँ पर आरक्षण कर दिया था और अब बीजेपी ने चुनावी साल में 30% आरक्षण की घोषणा कर दी है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ओबीसी आरक्षण जो है अब मध्य प्रदेश का चुनावी मुद्दा बन सकता है। 14% से बढ़ाकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलनाथ ने जो है 27% आरक्षण की घोषणा की थी, जिसका मुद्दा जो है हाईकोर्ट में चल रहा था। कई भर्ती प्रक्रिया इसके चलते रुकी हुई थी और अब भाजपा ने 30% आरक्षण की घोषणा कर दी है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां ओबीसी आरक्षण इस बार जो है बड़ा मुद्दा यहाँ पर चुनावी बन सकता है। तो इसी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, चुनावी साल है और ऐसे में अलग अलग वर्गों को साधने का प्रयास जो है सरकार कर रही है। इसी में एक बड़ा अपडेट आया है कि अब ओबीसी वर्ग को जो है साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर सरकार ने कर दी है और 30% आरक्षण की घोषणा भी कर दी है। देखिए, 30% आरक्षण की घोषणा को अमली जामा पहनाया गया था नगरीय चुनाव में। नगरीय निकाय के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए थे आज से 6 महीने पहले और इसका बीजेपी को माइलेज भी मिला था। 11 महापौर बीजेपी के चुन के आए और ये दावा किया करीब 70% जनमत बीजेपी को मिला और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में ओबीसी एक बड़ा फैक्टर रहेगा और सरकार इसकी पूरी कोशिश सरकार की ये रहेगी कि 27% आरक्षण की जो बात है, जैसा कि कमलनाथ ने अपनी सरकार में रहते हुए 14% से बढ़ा के 27% कर दिया था, लेकिन मामला कोर्ट में चल गया और बीजेपी की दलील ये है कि कांग्रेस ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से आज भी मामला चल रहा है और सरकार ने मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने की बात कर दी है। लेकिन कई ऐसे विभाग हैं जहां 27% लागू आरक्षण नहीं है। उसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग है। इन विभागों में 27% आरक्षण लागू नहीं है, लेकिन अन्य भर्तियों में 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिल रहा है। इस चुनाव में भी सबसे ज्यादा मुद्दे यही रहेंगे कि ओबीसी वर्ग को सरकार कितना फायदा देना चाहती है। चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भी ओबीसी फैक्टर रहेगा। जैसा कि बीजेपी ने कहा था कि 50% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। ऐसे में 27% ओबीसी वर्ग है, सामान्य है, एससी एसटी। तो इस क्राइटेरिया को बनाने के लिए मशक्कत बीजेपी को सबसे ज्यादा करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने फिलहाल ये जरूर नहीं कहा है कि 50% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर दोनों ही पार्टियों ने 27% ओबीसी विधायकों को या ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दिया, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में चुनाव कोई और बड़े रुख की ओर बढ़ सकता है। लेकिन चुनावी मुद्दा यही रहेगा कि ओबीसी वर्ग का हितैषी कौन है। चुनाव में प्रत्याशियों के टिकट वितरण को लेकर भी ये बात सामने आएगी और आखिर 27% आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियां क्या रुख करने वाली हैं, ये एक सबसे दिलचस्प देखने के लिए रहेगा। लेकिन सवाल इसी बात का है कि आखिर ओबीसी का हितैषी कौन है और चुनाव से पहले ये दिखाना होगा, तभी वोटर्स बीजेपी या कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। क्योंकि जो एक सर्वे हुआ था इसमें ये बताया गया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या 50% से अधिक है। ऐसे में 27% आरक्षण देना ये एक सरकार के पास भी बड़ा
बड़ा माइलेज मिल सकता है, सरकार को मिल सकता है। कांग्रेस के पास भी बैठे बिठाए मुद्दा रहेगा कि हमने साल 2018 में जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, उस वक्त हमने 27% आरक्षण देने का जी। दावा किया था और आरक्षण दिया भी था। हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जनता ये जरूर जानने की कोशिश करेगी कांग्रेस और बीजेपी से कि आखिर ओबीसी वोटर्स किसके साथ जाए। जी बिल्कुल विवेक, अभी तो आने वाला समय ही बताएगा कि ओबीसी वोटर्स जो है किसका साथ देते हैं और ये आरक्षण वाला मुद्दा जो है कितना जो है धरातल पर काम करता है। आप बने ही रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें, अपडेट आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिया, जहां ओबीसी वर्ग का मुद्दा जो है बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार बन सकता है। इसी के साथ अब अगले अपडेट की ओर नजर कर लेते हैं। अगला अपडेट आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां ट्रेन की ऑनलाइन टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़े के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एमपी समेत देश के 12 राज्यों में सीबीआई की रेड पड़ी है। फर्जीवाड़े के मामले में सीबीआई ने छापेमारी की है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट में सॉफ्टवेयर के जरिए लगाई जा रही है सेल। टिकट खरीद फरोख्त के मामले में जो है कार्रवाई यहां पर की जा रही है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार देखा जाता है कि यात्री जो है अगर ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादातर जो है ऑनलाइन ही टिकट बुक करते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, मगर अब ऐसे में जो है बड़ा सवाल यह है कि काफ़ी ज़्यादा फर्जीवाड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। फर्जी वेबसाइट्स के जरिए जो है टिकटों की जो है कालाबाजारी हो रही है। बिल्कुल, सीबीआई साल 2021 से इस पूरे गैंग पे निगरानी रखे हुए थी और मध्य प्रदेश सहित देश के करीब 12 राज्यों में सीबीआई ने कल रेड की है। और उसके पीछे की वजह है कि फर्जी तरीके से ऑनलाइन टिकट बुकिंग और जो फेक ऐप है, जो फर्जी ऐप है, जो बैन किए गए हैं, उन ऐप की मदद से आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में सेल लगा के टिकट बुकिंग का ये पूरा कारोबार चल रहा था। और इस मामले को सीबीआई ने साल 2021 में पकड़ा था। उसके बाद से ही जो तमाम टिकट बुकिंग एजेंट हैं उन पे निगरानी रखी जा रही थी साइबर सेल के जरिए, और सीबीआई इस पूरे मामले को लुक आफ्टर कर रही थी, क्योंकि देश भर में करीब 14 राज्यों में ये पूरा गिरोह सक्रिय था। और न सिर्फ आईआरसीटीसी को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि जो आम लोग हैं जो टिकट बुकिंग करते हैं ऑफिशियल अपनी ईमेल आईडी के जरिए टिकट बुकिंग करते हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान है कि जब तत्काल का टाइम स्लॉट शुरू होता है तो उस वक्त ये फेक ऐप के जरिए, जो बैन किए गए ऐप है, इनके जरिए ये आईआरसीटीसी की वेबसाइट में बुकिंग कर लेते हैं टिकट की, जिससे कि जो आम पब्लिक है जो उन्हें टिकट बुक करना है वो फिलहाल बुक नहीं कर पाते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर फिर ये तत्काल से टिकट बुक किया गया अन्य लोगों को ये एजेंट बांट देते थे। इसमें करोड़ों रुपए की धांधली और काला कारोबार चल रहा था। इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में और देश के अलग अलग शहरों में छापेमारी की है। फिलहाल सीबीआई ने इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया, लेकिन ये एक बड़े स्तर पे ये पूरा गैंग ऑपरेट करता है। दिल्ली में दिल्ली में जब कोविड चल रहा था, कोविड के बाद फिर ट्रेनें शुरू हुई, उस वक्त दिल्ली में एक बड़ा गैंग पकड़ाया था, जिसके बाद से कई ऐसे खुलासे हुए कि किस तरीके से ये पूरे आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में सेल लगाकर ये पूरी गड़बड़ी करते हैं, और जिसका भुगतान न सिर्फ आईआरसीटीसी को होता है बल्कि आम जनता को सबसे नुकसान होता है, क्योंकि वो लगातार कोशिश करते हैं तत्काल का टिकट बुक हो जाए, लेकिन फर्जी ऐप के जरिए जो एजेंट हैं वो इस ऐप के जरिए से टिकट बुक कर लेते हैं। ऐसे में आम व्यक्ति को तत्काल की सीटें नहीं मिल पाती है, लेकिन जो एजेंट है जिन्होंने तत्काल की सीटें बुक की है वो दूसरे लोगों को, दूसरे अन्य यात्रियों को दुगने और तिगने दाम पे टिकट बेचते हैं। ऐसी शिकायतें सीबीआई के पास थी, और सीबीआई को साल 2021 में जब छापेमारी कर एजेंटों को पकड़ा था तो उस वक्त ये इनपुट सामने आया कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि कई बड़े शहरों में ये पूरी तरीके से ये कालाबाजारी चल रही है। और इसके बाद सीबीआई ने कल देर शाम को ये रेड की और मध्य प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी हुई है। फिलहाल सीबीआई ने स्पष्ट नहीं किया है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन माना जाता है कि करीब 30 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है जिनके खिलाफ अब आगे एक्शन लिया जा सकता है। जी विवेक, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी इन लोगों का बड़ा गिरोह चल रहा है और यहाँ से भी कई बड़े खुलासे हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, सीबीआई का भी स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर कितने लोगों को टारगेट किया गया है और कितने लोगों को
आरोपी इस मामले में बनाया गया है। लेकिन जो आईपी एड्रेस के जरिए जो इंफॉर्मेशन मिली थी सीबीआई को, सीबीआई के साथ साथ इसमें साइबर पुलिस की भी टीमें लगातार काम कर रही थी, जो ये कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से आईपी एड्रेस को, ये एक वीपीएन को चेंज करके, ये एक सर्वर जंप करके ये पूरी तरीके से प्रक्रिया चलती। काफी टेक्निकल रीजन है, इस वजह से सीबीआई ने जो साइबर सेल की टीमें हैं उनको इसमें शामिल किया था और ये देखने की कोशिश की गई थी कि आखिर एक ही ईमेल आईडी के जरिए कितने टिकट बुक किए जाते हैं, किस तरीके से पूरा गैंग ऑपरेट करता है। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते साइबर सेल ने जब इनपुट दिया, इसके बाद सीबीआई ने कल कई जगहों पर रेड की है और ये पाया है कि ना सिर्फ एजेंट धोखाधड़ी कर रहे हैं, बल्कि आम लोगों के साथ भी ये खिलवाड़ कर रहे हैं और साथ साथ उन्हें ही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी मामले की शिकायत आईआरसीटीसी ने कुछ सालों पहले भी की थी। तो ये पूरी गैंग पे लगातार सीबीआई नजर रखी हुई थी और अब सीबीआई का ये कहना है कि जल्द इस पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। जी चलिए विवेक बने रहिए हमारे साथ, चौधरी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें, अपडेट आपको दिया मध्य प्रदेश से जहां लगातार जो है टिकट की कालाबाजारी के खिलाफ सीबीआई जो है अब सख्त मोड़ पर आ गया है और लगातार सीबीआई की जांच जारी है। इसी के साथ अब अगले अपडेट की ओर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट आपको बता रहे हैं भोपाल से ही, जहां आप पुलिसकर्मी की बेटियों को राहत मिलेगी। जी हाँ, पुलिसकर्मियों की बेटियों के लिए राहत की खबर है। बेटियों के लिए बड़े शहरों में अब रुकने की व्यवस्था होगी। पुलिस मुख्यालय ने केंद्र राहत फंड के लिए जो है हॉस्टल बनाए हैं। भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में ये हॉस्टल बनाए गए हैं। 1 जुलाई से आवेदन शुरू होगा और 4 साल के लिए जो है पुलिसकर्मियों की बेटियों को हॉस्टल मिलेगा। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक नई सौगात पुलिसकर्मियों की बेटियों के लिए। अब अगर दूसरे शहर में रहती है, खासकर इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में अगर किसी भी पुलिसकर्मी की बेटी रहती है तो उसे हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों की बेटियों के लिए बड़ी सौगात, बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आई है। बताया जा रहा है कि अब पुलिसकर्मियों की बेटियों के लिए जो है हॉस्टल बनाए जाएंगे। जो प्रदेश के मुख्य शहर है जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी उन्हें दी जाएगी। ग्वालियर में करीब 500 बिस्तरों का हॉस्टल बना के तैयार किया है और इन हॉस्टल में पुलिसकर्मियों को बेटियों की रहने की व्यवस्था रहेगी और खासतौर पर उन लड़कियों की जो दूसरे शहरों में जाकर कॉलेज में पढ़ाई करती हैं या फिर कोचिंग करती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उनके लिए ये पुलिस वेलफेयर की तरफ से ये बड़ी व्यवस्था की गई है कि पुलिसकर्मियों की बेटियों के लिए पूरी सौगात रहेगी। इसकी प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। दरअसल केंद्रीय फंड से राज्य सरकार को बजट मिला था और राज्य सरकार ने पीएचक्यू पुलिस मुख्यालय को ये बजट दिया था और वेलफेयर शाखा ने इस बजट का इस्तेमाल करते हुए हॉस्टल तैयार किए हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ पुलिसकर्मियों की उन बेटियों को इस हॉस्टल में रुकने की व्यवस्था होगी जो कोचिंग करती हैं या फिर कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके रुकने की यहाँ पे व्यवस्था होगी। 4 साल तक यहाँ पे रहने की व्यवस्था रहेगी। हालांकि अभी दर तय नहीं की गई है कि किन दरों पे ये सुविधा रहेगी, लेकिन हाँ, आरक्षक से लेके इंस्पेक्टर तक की जो बेटियां हैं वो यहाँ पे रह सकेंगी। खासतौर पे उन्हें यहाँ पे सुरक्षित रखने की जो पुलिस कर्मियों के अक्सर तनाव रहता था कि उनकी बेटियां बाहर पढ़ती हैं, कैसे सुरक्षित रहेंगी, तो अब पुलिस मुख्यालय ने इन हॉस्टलों को तैयार किया है और भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में इन हॉस्टलों का संचालक महिला अधिकारी करेंगी जो लगातार उसमें निगरानी करेंगी। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है जो जिला स्तर कमेटी होगी, जिसमें एसपी ग्वालियर में अध्यक्ष रहेंगे और भोपाल, इंदौर में पुलिस कमिश्नर यानी कि सीपी पुलिस कमिश्नर इसमें अध्यक्ष रहेंगे और वही इस पूरे हॉस्टलों की निगरानी करेंगे। और 1 जुलाई से इसकी पूरी व्यवस्था शुरू हो जाएगी। एक शर्त और है इस हॉस्टल में पुलिसकर्मियों की बेटियों को रुकने के लिए कि 18 साल से 26 साल तक की लड़कियां ही इस हॉस्टलों में रह सकेंगी। तो ये एक बड़ी पुलिसकर्मियों के लिए सौगात है कि पुलिस मुख्यालय ने उनकी बेटियों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी रुकने की और ठहरने की व्यवस्था के लिए हॉस्टल शुरू किया है। ये एक बड़ा कदम भी है। जी विवेक बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें, बड़ा अपडेट आपको दिया मध्य प्रदेश से, जहां आप पुलिस कर्मियों की बेटियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब अगर वो किसी भी पुलिसकर्मी की बेटी शहर से बाहर रहती है तो उसे हॉस्टल फैसिलिटी जो है यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ अब अगले अपडेट की ओर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां एमपी में चुनाव प्रचार में जुट गई है कांग्रेस। जी हाँ, कांग्रेस महिलाओं को अब 500 रुपए में सिलेंडर देगी। हर महीने महिलाओं को कांग्रेस 1500 रुपए देगी।
वादों को लेकर कांग्रेस ने जो है अभियान शुरू कर दिया है। पुरानी पेंशन लागू करने के लिए भी मुहिम यहां पर चलाई जाएगी। वचन पत्र समिति के फैसले के बाद अभियान शुरू हो गया है। चलिए, हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विवेक, कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने अपना वचन पत्र लागू किया था, जिसमें बड़ी बड़ी बातें जो है कांग्रेस ने कही थी। 500 रुपए में सिलेंडर देना, महिलाओं को 1500 रुपए देना, और अब इन बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने अभियान शुरू कर दिया है। देखिए, 3 से 4 बैठकें वचन पत्र समिति को लेकर हो गई है, लेकिन अभी फिलहाल तय किया नहीं गया है कि आखिर वचन पत्र कब जारी किया जाएगा। लेकिन 3 से 4 अहम बिंदु है जिन पे सहमति बन गई है और कांग्रेस ने तमाम कार्यकर्ताओं को इन वचन को लेकर प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी दे दी है। महिलाओं को सबसे ज्यादा फोकस में रखा गया है और इसके अलावा पेंशनर, करीब 5 लाख से अधिक मध्य प्रदेश में पेंशनर हैं जिन्हें कांग्रेस एकजुट मुश्त वोटर्स के तौर पे जानती है, और इसी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि जो एनपीएस है उसे बंद करके पुरानी पेंशन को बहाल करने की कांग्रेस ने वचन पत्र में, एजेंडे में इस बात को शामिल किया है। महिलाओं पर ध्यान रखते हुए स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 500 रुपए में हर महिलाओं को सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा लाडली बहना योजना के जरिए बीजेपी चुनावी मोड पर है और ये दावा किया जा रहा है कि 1 जून से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे, और कांग्रेस ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा है कि 1500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ठीक यही फॉर्मूला हिमाचल में भी लागू किया था और कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब मध्य प्रदेश में क्या असर देखने के लिए मिलेगा ये चुनाव में स्पष्ट होगा, लेकिन कांग्रेस महिलाओं पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है और इसी वजह से 2 सबसे बड़ी चीजें हैं। एक तो 1500 रुपए हर महीने देने का वादा और 500 रुपए में सिलेंडर। इस पे सबसे ज्यादा जोर देने के लिए सोशल मीडिया पे कांग्रेस ने प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। जी, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो अपडेट आपको दिया मध्य प्रदेश से, जहां आप चुनावी प्रचार में जो है कांग्रेस नजर आएगी और बड़े ही जोरों शोरों के साथ यहां पर कांग्रेस बना चुनाव प्रचार किया जाएगा। चलिए, इसी के साथ अब अगले अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां अब मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी वाइल्ड लाइफ की स्थायी समिति। समिति के उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी समेत 10 सदस्य इसमें शामिल होंगे। सीएम की अध्यक्षता में जो होगी स्टेट वाइल्ड लाइफ कमेटी, जानवरों की सुरक्षा निर्माण कार्यों की समिति जो है सुझाव देगी। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब सरकार जो है वाइल्ड लाइफ की स्थायी समिति बनाएगी। तो इसी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में सरकार जो है वाइल्ड लाइफ की सिक्योरिटी के लिए हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा यहाँ पर काम किए जाते हैं और कैसे वाइल्ड लाइफ को बढ़ावा दिया जाए इसके नए नए प्रावधान सरकार द्वारा जो है बनाए जाते हैं। और ऐसे में अब बड़ी खबर आ रही है कि अब सरकार जो है अलग से जो है वाइल्ड लाइफ के लिए स्थायी समिति बनाएगी। तो कैसी होगी समिति और क्या कुछ इसमें खास होगा, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अभी मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ कंट्रोल कमेटी बनी हुई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हर महीने बैठक होती है और उसमें ये फैसले लिए जाते हैं कि आखिर वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के साथ साथ निर्माण कार्यों को किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाए। और अब ये फैसला किया गया है कि एक स्थायी कमेटी बनेगी जो जानवरों की सुरक्षा को लेकर काम करेगी और जो सुझाव होंगे उसमें अमल किया जाएगा स्टेट वाइल्ड लाइफ कंट्रोल की बैठक में। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज ये एजेंडे पर चर्चा होगी और इसमें उपाध्यक्ष वन मंत्री रहेंगे, सेक्रेटरी रहेंगे और 10 ऐसे सदस्य रहेंगे जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं। आज जो बैठक होने वाली है इसमें वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ जो निर्माण कार्य है फॉरेस्ट एरियाज में वहां पे किस तरीके से डेवलप किया जाए जिससे जानवरों को दिक्कत ना हो और विकास कार्य भी चलते रहे। तो इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि एक स्थायी कमेटी का गठन किया जाए जो स्टेट वाइल्ड लाइफ कंट्रोल बोर्ड से भी जब उसके पास सुझाव आया तो स्थायी कमेटी उस पर रिव्यू करे, सुझाव दे, उसके बाद बोर्ड की बैठक में इस जो एजेंडे भेजे जाए उन पे अमल हो सके। तो इस बात को लेकर सबसे ज्यादा आज इस बैठक में विचार होगा कि आखिर किन सुझावों को लेकर काम किया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे आपत्ति बोर्ड की बैठकों में आ चुके हैं जिनको लेकर राज्य सरकार अब चाहती है कि स्थायी जो समिति है वो फैसला करे, इसके बाद ही जो एजेंडे हैं उन्हें वाइल्ड लाइफ कंट्रोल बोर्ड की बैठक में भेजा जा सके।
इस समिति में जो है सदस्यों के गठन को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चाएं चल रही है। बताया जा रहा है कि 10 सदस्य शामिल होंगे, तो कौन होंगे 10 सदस्य और क्या कुछ मतलब इनके काम यहाँ पर डिवाइडेड होंगे, ऐसी कुछ खबर सामने आ रही है? देखिए, समिति के उपाध्यक्ष वन मंत्री रहेंगे और इसके अलावा डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, फॉरेस्ट के जो सेक्रेटरी है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहेंगे। साथ ही जो 10 सदस्य हैं उसमें सीनियर रिटायर्ड आईएफएस रहेंगे। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को सरकार शामिल कर सकती है, जो लंबे समय से वाइल्ड लाइफ को लेकर काम कर रहे थे। सरकार उन्हें इस कमेटी में रख सकती है, क्योंकि जानवरों के साथ साथ जो निर्माण कार्य है वो चलते रहे और जानवरों को कोई दिक्कत ना हो निर्माण कार्य से, मैन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ना बने। इसमें सरकार सबसे ज्यादा फोकस इसी कमेटी के जरिए करेगी कि आखिर अनुमति दी जा सकती है या फिर नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैभव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विवेक, और तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। तो अपडेट्स आपको दिए मध्य प्रदेश से, जहां अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जो है अलग से समिति बनाई जाएगी। वाइल्ड लाइफ की सिक्योरिटी के लिए अलग से समिति सरकार द्वारा जो है गठित की जाएगी और 10 सदस्यों की जो है समिति होगी और आने वाले समय में जो है समिति हमें देखने को मिलेगी और काम जो है वाइल्ड लाइफ के सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर किया जाएगा। ऐसे के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।